नाशिक मामले में फिर से एक संस्था ने एक बड़ा भांडाफोड़, एक बड़ा पर्दाफाश किया है। कॉर्पोरेट जिहाद या लव जिहाद की पूरी भूमिका बांध के मुस्लिम समुदाय को बदनाम करके हिंदू समुदाय के मन में एक असुरक्षा की भावना भर के कि देखिए आपकी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपकी जमीन सुरक्षित नहीं है, आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है इस देश में और इसीलिए एक व्यक्ति को बार बार चुने जाने की जरूरत है, एक पॉलिटिकल पार्टी को बार बार सत्ता में लाने की जरूरत है। जी देखिए, पहले तो बेसिक शुरुआत ये है कि इस पूरे मसले की शुरुआत किसी विक्टिम ने कंप्लेंट की इसलिए नहीं हुई। किसी विक्टिम ने किसी पुलिस स्टेशन में ना कंप्लेंट की, ना उसने अपने ऑफिस में कंप्लेंट की, ना उसने अपने सीनियर के साथ कंप्लेंट की। ये एक हिंदुत्ववादी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता वो पुलिस के पास कंप्लेन लेके गया कि उसकी जानकारी में एक हिंदू महिला है जो रोजे रख रही है। अब पुलिस ने वो शिकायत ली, कंप्लेंट ले ली, मतलब किस बिना पर वो कंप्लेंट की गई? क्या किसी आदमी को इस बात की इजाज़त कानून ने दे दी है कि लोग अपनी जाती जिंदगी में किस दिन क्या करते हैं उस पर वो नजर रखे? कि भारत में सरकारी नौकरियां तो सिर्फ 2-3% है और बाकी 97-98% तो प्राइवेट नौकरियां हैं। तो ये पहले यहाँ से बाहर कर दिया गया संस्थागत तरीके से, अब उनको बाहर किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी वो अछूत बन जाएं, वो अनटचेबल और अनएम्प्लॉयबल बन जाएं कि उनको नौकरी देने के बारे में कोई सोचे ही ना। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नाशिक मामले में फिर से एक संस्था ने एक बड़ा भांडाफोड़, एक बड़ा पर्दाफाश किया है और सीधे तौर पर यह कहा है कि नाशिक की घटना का इस्तेमाल रिलीजियस पोलराइजेशन यानी धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए किए जाने का पूरा मकसद था, पूरा ऑब्जेक्टिव था, इसलिए इस तरह की कहानियां गढ़ी गई हैं। जी हाँ, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR, ये महाराष्ट्र की यूनिट है। एक ऐसे लोगों की संस्था है जो कि पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और इस तरह के वो लोग जो कि समाज का हिस्सा हैं, सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं और समाज को लेकर चिंता में पूरी तरीके से घिरे हुए हैं कि कैसे पुलिस का भी इस्तेमाल, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का भी इस्तेमाल, जिनका काम है भारत के लोगों को सर्व करना और भारत के संविधान की रक्षा करना और सर्वोपरि उनके लिए यही दोनों लोग होने चाहिए, लेकिन अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की गुलामी करने पर मजबूर किया जा रहा है। निरंजन टाकले, जी हाँ, ये पत्रकार आप देख रहे हैं, ये वही मशहूर पत्रकार हैं जिन्होंने जस्टिस लोया की खबर को आपके और हमारे सबके सामने लेकर आए थे। ये बहादुर पत्रकार जिसको पूरी पत्रकारिता की जो बिरादरी है वो सलाम करती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी बड़ी खबर को कवर किया जिसको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। इसके अलावा 30 तसी तलवार और भी कई लोग महाराष्ट्र यूनिट के जो APCR के लोग हैं, उन्होंने जाके हर तरह से, यानी उन्होंने TCS के लोगों से बातचीत की, पुलिस में जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लोग उनसे बातचीत की, विक्टिम की फैमिलीज से भी बातचीत की और जो अक्यूज्ड है उनकी फैमिलीज से भी, और उसके बाद इस रिपोर्ट को लेकर सामने आए हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं पूरे तरीके से जो स्टेट का नैरेटिव है और साथ साथ जो सरकारी नैरेटिव के अलावा जो ये भांड मीडिया है इसका जो नैरेटिव है उसको चकनाचूर करता है। और सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि अशोक खराट का जो घटनाक्रम हुआ उससे ध्यान भटकाने के लिए और कैसे ये कॉर्पोरेट जिहाद या लव जिहाद की पूरी भूमिका बांध के मुस्लिम समुदाय को बदनाम करके हिंदू समुदाय के मन में एक असुरक्षा की भावना भर के कि देखिए आपकी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपकी जमीन सुरक्षित नहीं है, आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है इस देश में और इसीलिए एक व्यक्ति को बार बार चुने जाने की जरूरत है, एक पॉलिटिकल पार्टी को बार बार सत्ता में लाने की जरूरत है। मैं आपको निरंजन टाकले और 30 तसी तलवार से इंटरव्यू किया है सोहित मिश्रा ने। जी हाँ, सोहित मिश्रा जो अपना इंडिपेंडेंट चैनल ये चलाते हैं और उनकी मर्जी, उनकी इजाजत से हमने कुछ ये मैं आपको इंटरव्यू के अंश दिखाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये खबर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इस खबर को पूरे देश को देखना चाहिए। मैं आपको इंटरव्यू की वो हिस्से सुनाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस चीज का शक था वही चीज हुई है। पहले TCS का आधिकारिक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है, साथ साथ जो एथिक्स कमेटी है, यानी कि दफ्तरों में बड़ी बड़ी जो ये कॉर्पोरेशंस हैं इनके दफ्तरों में बाकायदा कमेटियां बनी होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप महिलाओं पे जो चाहें अत्याचार कर सके, कोई भी धर्म की महिला। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरी जाति के तथाकथित जो जिन्हें कुचली या निचली जातियां कहा जाता है उनके ऊपर भी अत्याचार हो सकता है। तो इस सब से बचने के लिए कि एक
जो एम्प्लॉय है वो दूसरे एम्प्लॉय के साथ ज्यादती ना करे। वहां हर तरह की कमेटियां बनी होती हैं और निर्भया के बाद से तो जो पॉश कमेटी है बहुत सख्त उसके उसूल हैं, उसमें कोई शिकायत नहीं पहुंची। और ये कमेटी भी इस बात को हाईलाइट कर रही है। यहाँ पे निरंजन टाकले जो कह रहे हैं पूरे तरीके से हैरान भी कर देने वाली बात है, लेकिन परफेक्टली बिलीवेबल स्टोरी है। वो ये कह रहे हैं कि ये अशोक खराट वाला पूरा जो मामला है उससे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि एक पूरा पॉलिटिकल नेक्सस, एक पूरा जो राजनीतिक गठजोड़ है वो इस व्यक्ति के साथ सामने आ रहा था, तो ध्यान भटकाने के लिए आपने पूरा मुसलमानों को बलि का बकरा बना दिया कि इनको नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं निरंजन टाकले, सुन लेते हैं। जी देखिए, पहले तो बेसिक शुरुआत ये है कि इस पूरे मसले की शुरुआत किसी विक्टिम ने कंप्लेंट की इसलिए नहीं हुई। किसी विक्टिम ने किसी पुलिस स्टेशन में ना कंप्लेंट की, ना उसने अपने ऑफिस में कंप्लेंट की, ना उसने अपने सीनियर के साथ कंप्लेंट की। ये एक हिंदुत्ववादी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता वो पुलिस के पास कंप्लेन लेके गया कि उसकी जानकारी में एक हिंदू महिला है जो रोजे रख रही है। अब पुलिस ने वो शिकायत ली, कंप्लेंट ले ली। मतलब किस बिना पर वो कंप्लेंट की गई? क्या किसी आदमी को इस बात की इजाज़त कानून ने दे दी है कि लोग अपनी जाती जिंदगी में किस दिन क्या करते हैं उस पर वो नज़र रखे, और उसको वो मंजूर नहीं है तो वो उसकी शिकायत करे और पुलिस वो शिकायत ले? उसके बाद पुलिस ने जो कहा कि उन्होंने अंडर कवर एजेंट्स पुलिस के उस टाटा कंसल्टेंसी के कंपनी में हाउसकीपिंग स्टाफ के यूनिफॉर्म में वहाँ पर डिप्लॉय किए, जो कई हफ्तों तक, पुलिस के कहने के हिसाब से कई हफ्तों तक वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और बाद में वो एफआईआर की। अब अगर वो वहाँ पर इतने हफ्ते तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनको इतना भी पता नहीं चला कि वो जो निदा खान है वो एचआर हेड नहीं है, वो सिंपल टेलीफोन ऑपरेटर है, टेलीकॉलर है वहाँ पर। अगर इस बात को पता नहीं चला तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन को कौन मानेगा? वही पुलिस कहती है कि ये मास्टरमाइंड है, ये एचआर हेड थी, और फिर वो मास्टरमाइंड के नैरेटिव को जो पुलिस ने प्लांट किया उसको पूरे मीडिया ने एम्पलीफाई करके रखा और उससे ज़्यादा बेतुकी बातें मीडिया ने करना शुरू कर दी। निदा खान को पूरी तरह से टारगेट किया गया। मतलब किसी ने ये सोचा भी नहीं कि हम तक आने वाली इन्फॉर्मेशन हमने वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसको एब्सकॉन्डर बोल दिया कि वो फरार है, जबकि वो टीसीएस के मुंबई के ऑफिस में काम कर रही थी, उसकी ट्रांसफर हो चुकी थी। ये भी वेरीफाई नहीं किया, लेकिन उसको एब्सकॉन्डर बोल दिया। इतना उसका डिफेमेशन और कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, और ये मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसके बाद पुलिस, वो जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है वो उस लड़के के घर पे जाकर घर वालों को प्रेशराइज करता है 150-200 लोगों को लेकर। फिर रात को पुलिस स्टेशन में जाके वो कंप्लेंट दर्ज की जाती है उस लड़के की। उसके बिना पर दानिश और बाकी लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उसमें ही निदा खान को को-एक्यूज बताया है पहले एफआईआर में, और वो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद दानिश को अरेस्ट किया। अब वो लड़की ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें ऐसा लिखा है कि दानिश ने मुझसे शादी का प्रॉमिस करके मुझसे संबंध रखे और वो शादीशुदा है ये मुझसे छुपाया। जबकि सच ये है कि दानिश की वाइफ और वो कंप्लेनेंट लड़की जो है, ये दोनों 3.5-4 साल से व्हाट्सएप पर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। अच्छा, दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है। दोनों के कॉन्वर्सेशन में ये कहीं भी नहीं है कि अरे आप तो शादीशुदा हो, मुझे पता ही नहीं था वगैरह, इस किस्म की बात। तो सीधे तौर पे आप ये देख रहे हैं कि निरंजन टाकले कोई भी अपने शब्द चबा नहीं रहे हैं। सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मकसद के लिए इस पूरे मामले को बाहर लाया जा रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि कोई गुनाह नहीं हुआ, वो ये नहीं कह रहे कोई अपराध नहीं हुआ। ये निरंजन या तीस्ता या मैं हम लोग इस बारे में फैसला नहीं कर सकते। हम जस्टिस, जूरी और ये सब कुछ हम नहीं बन सकते, वकील नहीं बन सकते। हम सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि हाँ, इंडिविजुअल क्राइम्स, वही बात ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो अपनी निजी कैपेसिटी में, निजी क्षमता में कुछ लोग इस तरह से अपराध करने की कोशिश कर रहे हों, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हों, सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सीधे तौर पर जिसको निराधार बताया है इस कमेटी ने वो है कि कोई संगठित अपराध करने की कोशिश की जा रही थी। यहां पर देखिए निरंजन क्या कहते हैं। अगली बात जो आपको हैरान करेगी, उन्होंने कहा कि पुलिस ये कह रही है जो मामले 9 एफआईआर दर्ज हुए हैं
उसमें 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। निरंजन ने यह भी बात कही कि जब दानिश शेख को गिरफ्तार किया गया तो बाकी जो 6 लोग थे उन्हें तो छुप जाना चाहिए था, लेकिन वो तो रोज दफ्तर जा रहे थे, रोज सुबह उठते थे, नहा धोकर अपने दफ्तर जा रहे थे। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, वो क्रिमिनल्स नहीं थे, वो अपराधी नहीं थे, वो जानते थे उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो कहीं भागे नहीं और सबको पुलिस ने वहीं रहते हुए अरेस्ट कर लिया। इसी बात को कह रहे हैं निरंजन, वो कह रहे हैं कि अगर कोई धर्मांतरण हुआ है तो वो ये हुआ है, एक जोहेना नाम की एक क्रिश्चियन लड़की थी, वो क्रिश्चियन लड़की हिंदू धर्म को अपना लिया, उसने हिंदू धर्म में परिवर्तित कर लिया उसने अपने आप को, तो ये कन्वर्जन हुआ है उसका। तो वो ये कह रहे हैं, तो क्या ये कहने की कोशिश कर रही है की जा रही है कि दानिश शेख और उनके कई साथी मिलकर इस क्रिश्चियन लड़की को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये कन्वर्जन का चार्ज है? उन्होंने कहा अकेला ये कन्वर्जन का जो किस्सा है वो उन्होंने सुना। क्या कहते हैं निरंजन, सुन लेते हैं। जी ऐसा है, पुलिस जो कह रही है कि ये 4 साल से कन्वर्जन का रैकेट चला रहे थे और कन्वर्जन रैकेट चलाने वाले ये जो 7-8 जन है, इसमें से पहला दानिश अरेस्ट हो चुका था 26 को। फिर लॉजिकल ये था कि 27 तारीख से ये सारे बाकी 6-7 जो है वो कहीं ना कहीं छुप जाने चाहिए थे, कहीं भाग जाने चाहिए थे। वो नहीं भागे, वो वहीं थे, ऑफिस जा रहे थे, अपने घर पे ही रहते थे, तो वो भागे नहीं। कन्वर्जन की बारे में जब मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे एक केस समझ में आई जिसमें जोहाना नाम की एक क्रिश्चियन लड़की थी जो कन्वर्ट होके हिंदू बन गई। तो ये 8 मुस्लिम लड़के हिंदू कन्वर्जन के लिए रैकेट चला रहे थे, ऐसा कहना है क्या पुलिस का? और 7 लड़के, ये 140-150 के स्टाफ पर आप नमाज करो ना, आप रोजे रखो, ऐसी सख्ती ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप किसी को भूखा रहो ये बात कहने के लिए आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। गांधी एक ही था, महात्मा गांधी, ये इतने नहीं हो सकते। एक शहर में एक ऑफिस के अंदर 7 गांधी, ये नहीं, नामुमकिन है ये होना। तो लेकिन ये नैरेटिव रिलीजियस हेट्रेट के लिए जो सेट करना था, उसके लिए ये कहा जा रहा था कि ये कन्वर्जन का रैकेट चला रहे थे। एक भी कन्वर्जन वहां पे हुआ ही नहीं, मुस्लिम कन्वर्जन। तो ये तो सच्चाई है। तो यहीं पे उनका ये पूरा नैरेटिव खत्म हो जाता है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर सीधे तौर पर निरंजन और तीस्ता दोनों ये कह रहे हैं कि मीडिया ने जो एक पूरी ये कहानी गढ़ी है, ये एक नैरेटिव जो गढ़ा है, बेहद खतरनाक ये नैरेटिव है और सीधे तौर पर ध्रुवीकरण की ये बहुत ही नापाक कोशिश है। उनका ये कहना है कि जो कॉर्पोरेट जिहाद जैसे जो टर्म्स हैं, निरंजन कहते हैं कि ताकि कोई भी जो उच्च पदों पर यानी सरकारी पदों पर तो बहुत पहले बंद हो गया, मुसलमानों का प्रमोशन होना या उनकी हायरिंग होना। अब ये कोशिश की जा रही है कि सब कुछ जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, जो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में सरकारी नौकरियां तो सिर्फ 2-3% है और बाकी 97-98% तो प्राइवेट नौकरियां हैं। तो ये पहले यहां से बाहर कर दिया गया संस्थागत तरीके से, अब उनको बाहर किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी वो अछूत बन जाएं, वो अनटचेबल और अनएम्प्लॉयबल बन जाएं कि उनको नौकरी देने के बारे में कोई सोचे ही ना। ये एक करने की पूरे तरीके से कोशिश हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने खुद यानी उन्होंने अक्यूज्ड के परिवार वालों से बातचीत की और न सिर्फ के दानिश शेख से दोस्ती थी इस महिला की, बल्कि पूरे तरीके से उनकी पत्नी से भी दोस्ती थी और 4 साल से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो रहा था, उसका पूरा रिकॉर्ड उन्होंने देखा। यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं निरंजन, सोहित से बातचीत करते हुए जो अपनी बात रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लड़की ने, विक्टिम की फैमिली ने कोई भी एफआईआर या पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश नहीं की। जो भगवा संगठन है वो लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस की से शिकायत की कि लड़की देखिए कुछ अलग तरह की हरकतें कर रही है, रोजा रखती हुई नजर आ रही है, कुछ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद निजी जिंदगी में दखल देकर ये उन्होंने रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की भगवा संगठनों के दबाव में। और यहाँ पर साफ तौर पे निरंजन ये भी कहते हैं कि क्या ये पूछा जाए कि अंडर कवर जो ऑफिसर्स जिनको रखा गया टीसीएस में,
इन अंडरकवर ऑफिसर्स का ये इन्वेस्टिगेशन था, उनके इन्वेस्टिगेशन का ये स्तर था कि वो इतने दिन, कई हफ्ते वहां गुजारने के बाद टीसीएस में ये भी पता नहीं लगा पाए कि ये लड़की निदा खान, जिसको लेकर पूरी दुनिया में बदनामी की जा रही है। कई पत्रकार तो भारत में ऐसे हैं कि सुबह उठते हैं बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए, चाय भी नहीं पीते, सबसे पहले ट्वीट करते हैं कि निदा खान को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, निदा खान को देखिए कब अरेस्ट किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ट्वीट किया जाता है कि निदा खान को अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया। कैंपेन चला रहे हैं, पुलिस को दबाव में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम बड़े प्रभावशाली पत्रकार हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारी मांग ऐसी है जिसमें निदा खान को अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो यहां निरंजन ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने जो ये ऑफिसर्स गई थी, इन्होंने जब अंडर कवर इन्होंने काम किया तो उन्होंने ये भी पता नहीं लगा पाए कि ये सिर्फ एक टेलीफोन ऑपरेटर थी, ये कोई एचआर हेड नहीं थी, यानी इसका काम किसी का भी रिक्रूटमेंट करना नहीं था। बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं निरंजन यहां पर, और सोहित की इस पूरी रिपोर्ट को उनके चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहीं पर छोड़ जाना चाहती हूँ इस खास जो लम्हा है और खास जो अंश है इस बातचीत का, जिसमें वो कह रहे हैं निरंजन कि पूरे तरीके से कोशिश ये है कि मुस्लिम युवाओं को अनएम्प्लॉयबल बनाया जाए ताकि उन्हें अछूत बन जाए, उन्हें कोई नौकरी ना दे पाए। क्या ऐसे मामले और बढ़ेंगे और एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर मुसलमानों को फंसाया भी जा रहा है, और आपने भी कहा और जो मैम ने भी कहा कि इसके बाद तो कई सारे कॉर्पोरेट जगहों पर मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलेगी। यही तो सबसे बड़ा डर है, और उनका टारगेट यही है कि मतलब क्लास 3 किस्म के जॉब्स में या क्लास 2, क्लास 1 की जॉब्स में मुस्लिम होने ही नहीं चाहिए। उनको वहाँ से हटाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है, और ये सत्ता में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी इसको लीड कर रही है। वही इस किस्म का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। पहले लव जिहाद वर्ड इन्होंने लाया, फिर लैंड जिहाद इन्होंने लाया, अब कॉर्पोरेट जिहाद, ये नया नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुस्लिम पढ़ा लिखा युवा वो भी बेरोजगार रहे। बेसिकली उनमें एजुकेशन का परसेंटेज बहुत कम है, और इस पॉलिटिकल नैरेटिव को वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि पुलिस ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत पुलिस को ही चुकानी पड़ती है। बदलापुर का जो इंसिडेंस हुआ, परभणी में जो सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हुई, वाल्मीकि करड़ का पूरा जो मसला हुआ, ये सारे मामलों में, इनफैक्ट पूना का पोर्शे कार का एक्सीडेंट जो हुआ, ये सारे मामले में पुलिस बदनामी हुई। क्या रहे थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदनाम पुलिस हो गए। यहाँ भी वही हो रहा है। ये सारे लूपहोल्स जो सामने आ रहे हैं, इसमें पुलिस ही एक्सपोज हो रही है। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहती हूँ कि आप ये देखिए, पूरे लव जिहाद के मुद्दे को महाराष्ट्र और बाकी तो इलाकों में, राज्यों में उठाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इसकी एक, मैं कहूंगी, गर्मा गर्म एक उबलती हुई भट्टी के तौर पर इस मुद्दे को उबाला जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है एक कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए। अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश से ही, मेरठ से खबर आई है, ये महिलाएं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वहीं की लोकल भाजपा की कोई नेत्री हैं, मुसलमानों के लिए इतने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, कह रही हैं। अपने मुंह से मैं क्या कहूं, मैं आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या कह रही हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये भगवा संगठनों का, बीजेपी की मदद से सरकारी एजेंसियां इस्तेमाल की जा रही हैं, पूरी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है ताकि इस नैरेटिव को सेट किया जा सके। मैं अपने मुंह से वो बातें नहीं कहना चाहती। ये महिलाएं जो कह रही हैं कि हिंदू महिलाओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, और मुसलमानों के बारे में क्या कह रही हैं, सुन लेते हैं। लालू यादव को आइडियल बोल सकते हैं। लालू यादव हमारे आइडियल क्यों होंगे और किस बात के लिए होंगे, आप मुझे वो बताइए। क्या एजेंडा बता रही हूँ? आपने कहा कि 4 बच्चे पैदा करो, लालू यादव के 9 हैं, वो हो सकते हैं आइडियल। देखिए, बात सुनिए, 9 बच्चे, बिल्कुल सही बात है, 9 बच्चे या 4 बच्चे, अगर मेरे बच्चों का गला कटने की स्थिति आएगी और मेरे घर में बच्चे और हथियार नहीं है तो मैं नहीं बचूंगी। ये तो सिंपल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है। 4 बच्चे होंगे, मेरे साथ लड़ने के लिए खड़े होंगे, हमारे बचने की संभावना होगी। तो ये तो आप संभावनाओं का खेल है। अब लालू यादव किसी के ना पहले आइडियल थे ना अब होंगे। 9 बच्चे पैदा करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं 3-4 बच्चे हर महिला पैदा करे। सामने वाले जिहादी सुअर जो सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं वो है, और कौन है इसमें? आपको और कितनी क्लैरिटी चाहिए?